नमस्ते, जय हिंद और स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। ये एक टारगेट सीरीज है जिसमें हमने टारगेट किया है कि इस सीरीज में हम पूरा जितना भी पर्यावरण होता है, जितना भी एनवायरनमेंट होता है, जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, चाहे टीईटी हो, चाहे सीटेट हो या कोई अन्य परीक्षा हो, जहाँ जहाँ से भी प्रश्न आते हैं मैं वो सारा टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। पूरा सिलेबस टाइप में पढ़ाऊंगा और वो भी एकदम फ्री में रहेगा। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैंने पढ़ा दी है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। दूसरी क्लास ये है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। हम लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊं कि यदि आप पढ़ लेंगे अच्छी तरीका से तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा। मैं आपको बहुत अच्छी तरीका से बहुत सरल भाषा में एकदम पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। चलिए क्लास को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा कि पारिस्थितिकी क्या होता है, जानते जरूर होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी समझ और बढ़ जाए। तो हमने पहले पढ़ा कि जो जीव होता है, जीव यानी कि जो जीवधारी होते हैं, उनके चारों तरफ एक शक्ति उनको घेरे हुए होती है, जिनको हम लोग कहते हैं पर्यावरण। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की परिभाषा भी मैंने यही तो बताई थी कि वह शक्ति जो किसी जीव को चारों तरफ से घेरे हुए है और उसके विकास पर, उसके जीवन पर प्रभाव डालती है, उस शक्ति को ही हम लोग पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो हम इतना जानते हैं कि जीव और उसके चारों तरफ का जो वातावरण है यानी कि पर्यावरण है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, जीव और उसके चारों तरफ का जो पर्यावरण है उसके बीच जो संबंध है, क्या है उसके बीच में, जो उसके बीच संबंध है या यूं कहूं अंतर संबंध है, उन्हीं अंतर संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा दोहराता हूं कि जीव और उसके चारों तरफ जो भौतिक पर्यावरण होता है, उनके बीच अंतर संबंध को, जो उनके बीच का जो अंतर संबंध होता है, उसके अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ये बात आप लोग जान गए होंगे। अब इकोलॉजी शब्द की अगर हम लोग और व्याख्या करें तो ये इकोलॉजी शब्द जो है ये ओकियोलॉजी से आया है। किससे आया है? ओकियोलॉजी से आया है ना। ये ग्रीक भाषा का शब्द है ओकियोलॉजी, ग्रीक भाषा का। अब ये ओकियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ओकस और दूसरा है लोगस। ओकस और लॉगस, इन दो शब्दों से मिलकर बना है ओकियोलॉजी और ओकियोलॉजी से बना है इकोलॉजी। अब ओकस का अर्थ होता है वास स्थान। क्या होता है बंधु? वास स्थान होता है। और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब हुआ वास स्थान का अध्ययन करना। क्लियर? और उसके ऊपर जाएंगे तो इकोलॉजी का मतलब हम लोगों ने शुद्ध अच्छे तरीका से क्या निकाला? पारिस्थितिकी कहा गया। तो अब यहां पर दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? ऐसा आया था, एक बार प्रश्न आया था कि इकोलॉजी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है। तो यदि इकोलॉजी शब्द पूछेगा, तो यदि पूछेगा कि इकोलॉजी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो आपको लगाना है रिटर। विकल्प में होगा रिटर। लेकिन 1869 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अर्नेस्ट हेकल। क्या नाम था? अर्नेस्ट हेकल का नाम था, अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने इकोलॉजी को पहले ओकियोलॉजी कहा और ओकियोलॉजी से इकोलॉजी हो गया। तो अब यहां जब प्रश्न बनता है तो बनता है कि अर्नेस्ट हेकल ने शब्द इकोलॉजी को पहले ओकियोलॉजी के रूप में कहा था। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। लेकिन अब आपसे पूछेगा
कि पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, तब भी अर्नेस्ट हेकल सही होंगे। या यूं कहा जाए कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तब भी अर्नेस्ट हेकल ही होंगे। बस केवल इतना याद रखिएगा, यदि ये पूछ लिया जाए कि इकोलॉजी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता या प्रवक्ता कौन थे, तो आपको रिटर लगाना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ पूछेगा कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है, पारिस्थितिकी के जो है व्याख्याकर्ता या परिभाषित जिसने किया, तो अर्नेस्ट हेकल ही सही होगा। भले ही इन्होंने इकोलॉजी को ओकियोलॉजी के रूप में पहले परिभाषित किया हो, फिर उससे इकोलॉजी बना हो, लेकिन ऐसे ही आपको लगाना है जैसे मैंने पढ़ाया है। एग्जामिनेशन में इससे इतर आपको कुछ नहीं लगाना है। एक बार परिभाषा मैं फिर से बता देता हूं कि जीव और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आया कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ये एक बात आई। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका पर्यावरण है, ये दो घटकों से मिलकर बना है। कौन कौन? जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक। तो ये जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में मिलकर के एक जो है संतुलित रूप से एक तंत्र बनाते हैं। ये जैविक घटक और अजैविक घटक ये दोनों मिलकर के एक संतुलित रूप से तंत्र बनाते हैं, जिनको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और ये संतुलन करने का काम कौन करता है? वो होते हैं आपके अपघटक। इसको बाद में बताऊंगा। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो संतुलन का काम करते हैं, वो कौन करता है? वो जो है अपघटक ही करते हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य संबंध कौन स्थापित करता है या संतुलन कौन बनाता है? तो वो होंगे आपके अपघटक। मैंने इस बात को 3 बार दोहराया है, तो समझ लीजिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो ये हुआ पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। अब देखिए, साल 1935 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एजी टांसले। क्या नाम था? एजी टांसले। बहुत अच्छी तरीका से लिखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। सबसे पहले एजी टांसले ने ही पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किया, यानी इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कौन लेकर आए? एजी टांसले जी ने प्रयोग किया 1935 में। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझते हैं कि तंत्र क्या होता है। तो जैसे मान लिया जाए ये है आपका कंप्यूटर लगा है, और इससे जुड़ा हुआ है आपका माउस, माउस है। इसी से जुड़ा हुआ है आपका प्रिंटर, प्रिंटर है। और इसी से जुड़ा हुआ है आपका, मान लिया जाए क्या, जो है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड हो गया। तो इसको पूरे को कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे? कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे इस पूरे को। लेकिन अब अगर इनको एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहलाएंगे। अलग कर देंगे तो ये पार्ट है, लेकिन एक साथ में जुड़ करके एक दूसरे के सहायता से कार्यों को करते हैं, पूरा कार्य संपन्न होता है, एक दूसरे के साथ मिल करके जो है काम करते हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम का मतलब ही होता है कि एक साथ जुड़ करके किसी कार्य को करना, एक सिस्टम के तहत कार्य करना। तो आप कहेंगे सर जी ये पारिस्थितिकी तंत्र कैसा सिस्टम है, इसको समझाइए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी पर्यावरण में बहुत छोटे छोटे सारे जो क्या होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। ये भी मैंने बताया था, जैसे वन एक पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा, धान का खेत एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र है, समुद्र एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र है, कोई तालाब है वो एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र है, कोई एक अलग समुदाय है मनुष्यों का, कोई गांव है वो एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र है। समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत छोटे छोटे तंत्र होते हैं। अब जैसे मैंने तालाब का जो है उदाहरण लिया, चलो मान लेता हूं कि तालाब एक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो देखिए कैसे है। तो पहले देखिए तालाब में कौन कौन होता है। कहेंगे सर जी पानी होता है, ठीक भैया। मिट्टी होता है, ठीक भैया।
और क्या क्या होता है, पानी होगा, मिट्टी होगा, क्या होगा, कुछ जो है पौधे भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, या शैवाल भी होते हैं जिनको नीली हरी शैवाल कहते हैं, पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं। कुछ तालाब के ऊपर देखते हैं पानी के ऊपर कुछ फूल वूल तैरते रहते हैं, वो भी होते हैं। मछली मान लिया होती है इसके अंदर, ये मछलियां हैं। मेढक हैं, मेढक हैं भैया। और कौन हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं, कुछ कीड़े हो सकते हैं, कीड़े, कीड़े भी हो सकते हैं। इसी में कहीं कहीं आप समझ लीजिए कि बैक्टीरिया भी होंगे, कुछ होंगे। कुल मिलाकर के इतने लोग मान लिया जाए तालाब में हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, अब सूर्य का प्रकाश इन नीले हरे शैवालों पर और पेड़ पौधों पर पड़ा, तो इन्होंने क्या किया, भोजन बनाया भैया। अब भोजन बनाया, तो भोजन बनाने के बाद में जब इन पौधों ने भोजन बनाया तो कुछ अपना खाया, कुछ स्टोर करके रखा, और जो स्टोर करके रखा उनको शाकाहारी जीव ने खा लिया। किसने खा लिया, शाकाहारी जीव ने खा लिया। अब कौन शाकाहारी है, ये बात की बात है, समझिए पहले। तो जब शाकाहारियों को, जो शाकाहारियों ने खा लिया, अब इन शाकाहारियों को इसी तालाब के किसी मांसाहारी ने खा लिया, तो मांसाहारी जीव बीच में रहा होगा, ने खा लिया। अब ये मांसाहारी जब एक्सपायर किया, तो इस मांसाहारी के शरीर को तड़ा के गला के बैक्टीरिया ने खा लिया, या आप घटक कहिए, उन्होंने खा लिया। और उन्होंने फिर से जो पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन जो भी था, समझ पा रहे, जो भी था इसमें, मैग्नीशियम वगैरह, वो फिर से उस मिट्टी में जाकर के मिल गए, और वो मिट्टी के द्वारा और पानी के द्वारा फिर से जो है पौधों में फिर से पहुंच गए। तो ये एक प्रकार का साइकिल चला, यानी कि चक्र चला, और एक संतुलित रूप से तालाब में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, सबको पोषण मिलता रहा, आहार मिलता रहा, और तालाब जो है हरा भरा है, तालाब में पौधे हरे भरे हैं, ठीक है ना, जीव जंतु उसमें घूम रहे हैं, अपना खा रहे हैं। तो एक तंत्र है, और इस पूरे तंत्र से ही, तरीके से ही तालाब चलता है। तो तालाब एक मान लीजिए घर टाइप में है। बात आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए हों। तो ये होता है पारिस्थितिकी तंत्र, क्लियर। अब चलिए कुछ पारिस्थितिकी तंत्र की जो है हम आपको विशेषता बताते हैं। विशेषता क्या होती है भाई पारिस्थितिकी, तो ताएं कर लो, विशेषताएं कर लो। तो पहली विशेषता यह होती है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को चलने के लिए सबसे पहले ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा कहां से मिलेगा, सूर्य से मिलेगा। कहां से मिलेगा, सूर्य से। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा, सूर्य होगा। बहुत अच्छी बात है, और भी कुछ ऊर्जा हो सकती है, लेकिन सूर्य सबसे बड़ी ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन, पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक खुला तंत्र है। क्या है, खुला तंत्र, यानी कि ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ भैया, यानी कि इसमें ऊर्जा और पदार्थ का आवागमन होता रहता है। ऊर्जा और पदार्थ का आवागमन होता रहता है, यानी कि ये एक क्या है, खुला तंत्र है। बंद तंत्र नहीं कि इसमें कुछ आ नहीं पाएगा या कुछ जा नहीं पाएगा। मान लिया कोई कमरा है, उसकी गेट को आपने बंद कर दिया तो बंद कमरा है, दैट मीन ना उसमें कोई आ पाएगा ना कोई जा पाएगा। गेट खोल दिया तो खुला कमरा है, यानी कि उसमें लोग आ जा सकते हैं। ऐसे जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक खुला तंत्र है। अब ऊर्जा का और पदार्थ का यहाँ दो शब्द है, पकड़ के रखिएगा इन दोनों को। इन दोनों का आवागमन होता रहता है। ऊर्जा क्या है मैं आपको समझाता हूं फिर से, देखिए। जैसे यहां पर आपका सन है, सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। यह आपका पौधा है, भोजन बनाया, भोजन बनाया, कुछ अपना खाया, कुछ स्टोर किया। स्टोर मतलब ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में क्या क्या स्टोर किया, तो हम लोगों ने खाया। हम लोगों का मतलब जीवों ने खाया, और जीवों ने काम किया, कुछ मेहनत किया, और वो जो ऊर्जा थी वो आपके उन्हीं जीवों के शरीर से उष्मा बनकर निकल गई, उष्मा बनके निकल गई। यानी कि इस तंत्र में ऊर्जा आई और उष्मा बनके निकल गई। ऊर्जा और उष्मा दोनों एक ही चीजें हैं। यहां सनलाइट को हम सूर्य की ऊर्जा कह सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा।
समझ पा रहे हैं कि केवल ऊष्मा जो है ऊर्जा का बदला हुआ रूप होता है, बस और कुछ नहीं है। इसी क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। निकल गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दिशीय होता है और पदार्थ का प्रवाह द्विदिशीय कहने का मतलब ये चक्रण होता है। चक्रण, पदार्थ का चक्रण होता है, जबकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इसको समझिए पहले। दिशीय का मतलब कि ये जो ऊष्मा बनकर आपके शरीर से निकला, जब आपने मेहनत किया तो ये ऊष्मा ब्रह्मांड में चली गई। कहां चली गई? ब्रह्मांड में या अंतरिक्ष में या वातावरण में, जहां भी कहिए, फैल जाती है। ये पुनः सूर्य के पास नहीं पहुंचती है। यानी कि सूर्य को हर बार नई ऊर्जा देनी पड़ती है पौधे को। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य एक दिन नष्ट भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, उसकी एक आयु है। जबकि क्या हुआ, एक बात तो अब पदार्थ का आवागमन कैसे हुआ? जैसे पदार्थ का मतलब क्या हुआ, जो है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो फास्फोरस, ये जो चीजें होती हैं, मान लो नाइट्रोजन हुआ, समझिए बात को, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, जो मैग्नीशियम हुआ, ऐसे चीजें तमाम जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। ऐसे याद रखिएगा, मतलब इसको बाद में ब्रीफ करूंगा, लेकिन समझाने के प्रयास से। ये तत्व क्या हुए, मिट्टी से इस पौधे को मिले। ठीक भैया, मिट्टी से इस पौधे को मिले। तो ये जब पौधे को मिले, फिर ये जो पूरा भोजन वोजन बना, अब ये पूरा प्रोसेस हुआ और हमने खाया, और जब हम काम किए तो जो ऊर्जा उष्मा निकली, वो तो ऊर्जा का रूप है। लेकिन जब हम लोग मृत हुए, क्या हुए, मृत हुए, तो हमारे शरीर को, यानी कि जीवों के शरीर को, यानी पेड़ पौधे, जीव, जो भी जीव जंतु है, उनके शरीर को अपघटकों ने वियोजित करके, यानी कि सड़ा गला करके, उनको तोड़ करके, पुनः उनसे पोषक तत्वों को प्राप्त करके मिट्टी में मिला दिए। और पुनः ये पोषक तत्व फिर पौधे को प्राप्त हुआ, फिर ग्लूकोज वगैरह जो भी बनना था बना, फिर कुछ जीव खाए, फिर वो मरे, फिर ऐसे ये चक्र चल गया। तो ये पदार्थों का एक चक्रण है। देख रहे हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, पदार्थों का एक चक्रण है। लेकिन ऊर्जा का चक्रण नहीं है, ऊर्जा एक दिशीय होती है। बस इतनी बात आपको याद रखना है। यहां पर मैंने दो विशेषताएं आपको बता दिया। दो विशेषताएं, एक तो क्या कि प्रत्येक तंत्र को, प्रत्येक इकोसिस्टम को ऊर्जा की आवश्यकता है, और वो ऊर्जा कौन देता है? सूर्य देता है। दूसरी बात मैंने बताई कि ये खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम है। क्लियर? यानी कि इसमें ऊर्जा और पदार्थ का आवागमन बना रहता है। ये दो बात आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आ गई बात पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक या संघटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो जो पर्यावरण के घटक हैं वही पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। कौन कौन भैया? पहला हमने पढ़ाया है जैविक, और दूसरा हमने पढ़ाया है अजैविक। बहुत अच्छे से समझते चलिएगा, हमें लगता है कि आपको मजा तो आ रहा होगा। अब जैविक मतलब जिनमें जीव है, और अजैविक मतलब जिनमें जीव नहीं है, दैट मीन्स ये निर्जीव। अब जीव मुख्यतः आपको तीन टाइप में मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन? पहला पहला जीव जो होगा उसे हम लोग, इसको पहले दो भागों में पढ़िए। जीव दो प्रकार का होगा, स्वपोषी का पोषी, इसी को स्वयं पोषी कहते हैं, स्वपोषी और परपोषी। परपोषी, स्वपोषी या स्वयं पोषी और परपोषी। अच्छा, स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोपस, ऑटोट्रोपस, ऑटोट्रॉप्स, इसको ऐसा, ऑटोट्रॉप्स। ठीक। अपर पोषी को हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। मैं रैपिंग ऑर्डर में लिखता हूं, आप लोग उसका मतलब केवल भावना को समझिए। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ स्पेलिंग नहीं पढ़ा रहा हूं। हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी और परपोषी। अभी पहले स्वपोषी के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। स्वपोषी का मतलब क्या हुआ? स्वपोषी का मतलब क्या हुआ? वह जीवधारी जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, अपना भोजन खुद बनाते हैं।
और ऐसा केवल और केवल हरे पौधे होते हैं, या कह लीजिए नीली हरी शैवालें होती हैं, हरी शैवाल। इन्हीं को हम लोग प्लवक पौधे कहते हैं, प्लवक, प्लवक पौधे, याद रखिए, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया, ऐसे कुछ तमाम नाम हो सकते, हरे पौधे, क्लियर। क्यों ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। जितने भी परपोषी होंगे उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। तो सुपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये बातें क्लियर हो गई। अब पेड़ पौधे इसमें हो गए। अब परपोषी में दो ब्रांच हम लोग पढ़ सकते हैं। एक तो जो है परपोषी कह सकते हैं और एक परजीवी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक तो परपोषी कह सकते हैं और एक परजीवी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल याद रखिए, परजीवी और परपोषी, ये दो तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अब परजीवी मतलब पैरासाइट, परजीवी मतलब पैरासाइट, और परपोषी मतलब वही हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है ना। अब पैरासाइट आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं भाई? जूं, खटमल, पिस्सू, अंदर अगर पेट के, पैरासाइट का मतलब ऐसे जीव जो किसी के, कोई मान लिया मेजबान, किसी के मेजबान मतलब ये मेहमान टाइप पे होते हैं ना परजीवी। किसी के, मान लिया किसी को जू पड़ गया तो जू मेहमान है और जिसको पड़ गया वो मेजबान है। तो उसके शरीर के अंदर भी रहते हैं, शरीर के बाहर भी रहते हैं, और इनको ये वही रहते हैं, वही खाते हैं, ठीक है ना। तो इनके ऊपर एक गाना याद रखिए कि जीना यही मरना यही, इसको छोड़ के जाना कहाँ, मतलब जीना यहाँ मरना यहाँ, इसको छोड़कर जाना कहाँ। कि वहीं खाएंगे, वहीं पर भोजन प्राप्त करेंगे, वहीं निवास बना लेंगे, पैरासाइट जो होते हैं। और जो परपोषी होते हैं ये जो है भोजन प्राप्त कर लेते हैं और फिर इनसे वहां रहने को, मतलब जैसे मनुष्य हो गया और जंतु हो गए, ये सब परपोषी में आते हैं। तो मैंने एक समझाने के लिए यहाँ पर आपको बता दिया, परपोषी में से दो टाइप करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब जो शरीर के अंदर रहता है उसका नाम फीता कृमि, आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है फीता कृमि, कि शरीर के अंदर कौन रहता है? फीता कृमि हो गया, बाहर जू, मल, पिस्सू, ये सब चीजें, तो परपोषी हो गया। अब इसी परपोषी को हम लोग पढ़ने के उद्देश्य से और बांटते हैं, क्या बांटते हैं? परपोषी का मतलब हम लोग कहते हैं उपभोक्ता, कहते हैं उपभोक्ता परपोषी। और जो स्वपोषी होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं उत्पादक। फिर बात आ गई कि उत्पादक कौन होगा? तो उत्पादक वह होंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, यानी कि जो भोजन को बनाएंगे। और उपभोक्ता कौन होगा? जो भोजन को खाएगा, वो उपभोक्ता हुआ। तो चाहे परपोषी कहो चाहे उपभोक्ता कहो, चाहे उत्पादक कहो चाहे सुपोषी कहो, दोनों बातें एक ही हैं, एकदम क्लियर। उपभोक्ता। अब इस उपभोक्ता में हम लोग आगे पढ़ेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो जैविक में हम लोगों ने तीन भागों में अब होगा क्लियर, उत्पादक, उपभोक्ता और एक और आगे हम लोग पढ़ेंगे अपघटक। क्या पढ़ेंगे? अपघटक। ये तीन चीजें हो गई। तो मैं इसको फिर से अगले पेज पे बना के दिखाता हूं। हमने क्या पढ़ा जैविक में? हम लोगों ने क्या पढ़ा जैविक में? हम लोगों ने पढ़ा पहला क्या क्या? पहले पढ़ा उत्पादक, दूसरा हमने पढ़ा उपभोक्ता, और तीसरा हमने पढ़ा अपघटक। ये तीन होते हैं। अब इन्हीं उत्पादकों को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं भैया? बोलो। स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। उपभोक्ता को, उपभोक्ता तो, और अपघटक, ये दोनों किस में आ जाएंगे? परपोषी में। परपोषी में दोनों आ जाएंगे, उपभोक्ता और अपघटक, दोनों परपोषी। भाई अपघटक भी अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर होता है, भले ही मृत शरीरों पर निर्भर होता हो, अलग मैटर है, लेकिन होता तो ये दूसरों पर ही है। तो अपघटक भी क्या हो जाएगा? परपोषी में आ जाएगा। और सुपोषी और उपभोक्ता भी परपोषी में आ जाएगा। तो परपोषी में दो चीजें, उपभोक्ता और अपघटक, और सुपोषी में एक उत्पादक। तो ऐसे अगर पढ़िए तो आप जैविक घटक को तीन खंडों में तोड़कर पढ़ सकते हैं। अगर इधर से पढ़िए
तो आप जैविक घटक को दो खंडों में तोड़कर पढ़ सकते हैं, स्वपोषी और परपोषी। इधर से पढ़ेंगे तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक कौन होंगे आपके, मैंने बताया हरे पेड़ पौधे, दोहरा देता हूं, हरे पेड़ पौधे, नीली, हली, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, जो भी चीजें आप याद जानते हैं। उपभोक्ता में कौन होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, अभी बताता हूं, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। और अपघटक में आप जानते हैं कौन कौन, मृत जीवी और मृत भक्षी। अभी क्लियर कर देता हूं यहीं पर, ये मृत जीवी और मृत भक्षी तो है, अगले मतलब टॉपिक में जब भी आएगा मैं क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोग हो गई, यहां पर हम लोग जान गए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या है, तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब दूसरा पार्ट हमने बताया था आपको, यहाँ दूसरा बताया था कि अजैविक क्या होते हैं, तो है मैंने बताया था कि जो है पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के दो घटकों को हमने बांटा, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक में क्या, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी में तो उत्पादक अकेले, और परपोषी में उपभोक्ता और अपघटक, ये मैंने आपको बताया, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है ना। तो अब हमको पढ़ना अजैविक, तो अजैविक में चलते हैं, थोड़ा बांट के देख लेते हैं जैविक घटक। अब अजैविक घटक में, तो अजैविक घटक में वो आएंगे जिनमें जीव नहीं होता, जीव नहीं होता है। तो सबसे पहले कौन, पहले कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक में क्या आएगा भैया, कार्बनिक में आएगा जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, शर्करा या ग्लूकोज जो भी आप कहिए, लिपिड्स, यूरिया, ह्यूमरस, क्या तो है ह्यूमस, है ना। और अकार्बनिक में क्या आएगा, अकार्बनिक में आपका आएगा क्या भैया बताइए, जल, लवण और क्या, ऐसे जो। अब इसी में ब्रांच और होता है, उसे कहते हैं हम लोग भौतिक, कहते हैं भौतिक में क्या आपके हो जाएंगे भैया, भौतिक में हो जाएंगे आपके ऊर्जा, प्रकाश, ताप, वायु। तो पूछेगा कि कौन सा कार्बनिक है, कौन सा अकार्बनिक है, कौन सा जो है आपका भौतिक है, या कौन जैविक है, कौन अजैविक है। ये तीन ब्रांच आप लोग बांट के मैंने बताया, तो इसे बांट के आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये जैविक और अजैविक हुए, कार्बनिक और अकार्बनिक मैंने आपको बांट करके अच्छे से बता दिया। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ बात करना चाहते हैं, इस ब्रांच पर चलते हैं। स्वपोषी को तो हमने समझाया क्या होते हैं, तो मैं फिर से बताता हूं एक बार। स्वपोषी का मतलब क्या, उत्पादक, उत्पादक। उत्पादक में कौन होगा, हरे पेड़ पौधे, अगर स्थल है तो, और जल है तो क्या होंगे, शैवाल, नीली, हरी, हरे पेड़ पौधे और ये जल, क्योंकि दोनों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की घटना घटित होने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की घटना घटित होने के लिए क्या आवश्यक है भैया, क्लोरोफिल आवश्यक, इन दोनों में पाया जाता है। यानी कि उत्पादक वही होंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग जानते ही जानते हैं, ना जानते हो तो मैं बताऊं भैया, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस जल, ये दोनों मिलकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल जिसमें होगा उसकी उपस्थिति में क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और ग्लूकोज बनाएंगे। मुख्यतः आप लोग मोटा मोटा याद रखिएगा, क्या बनेगा, जो है ये दोनों मिल करके जो है क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज बनाएंगे। ऑक्सीजन तो ब्रह्मांड में निकल जाती है, हम लोग सांस लेते हैं, और ग्लूकोज को हम लोग खा लेते हैं फलों के रूप में। तो प्रकाश संश्लेषण हुआ। अब इसमें याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछता है किसका अपचयन होता है, किसका उपचयन होता है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है अपचयन होता है, ये डायरेक्ट में प्रश्न ही पढ़ाता हूं। और H2O का क्या होता है, उपचयन होता है। ये प्रश्न पूछता है
किसका अपचयन होगा और किसका उपचयन होगा। तो अब ये अपचयन और उपचयन क्या है ये किसी और क्लास में समझिएगा, यहाँ पर आप जो है अपने प्रश्नों के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं। तो CO2 क्या है, ये जो है अपचयन होगा और H2O का क्या है, उपचयन होगा। ये दोनों बातें आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो उत्पादक, हरे पौधे, स्वपोषी, क्लोरोफिल, ये पूरा हमने पढ़ा दिया। कोई भी दिक्कत होने वाली चीजें इसमें नहीं है, ये बातें आप लोग समझ गए। अब आगे चलते, अब बात आ गई जो स्वपोषी उत्पादक, अब आ गई परपोषी। और परपोषी में हम लोग पहला पढ़ेंगे, यानी कि परपोषी का मतलब दो भागों में इसमें बांटेंगे हम लोग। क्या, एक तो होगा उपभोक्ता और एक क्या हो गया, अपघटन। उपभोक्ता को हम लोग पहले देख लेते हैं। आइए उपभोक्ता को हम लोग पहले देख लेते। उपभोक्ता माने उपयोग करने वाला, खाने वाला। तो जो अभी उत्पादकों ने बनाया था उपभोक्ता भी खाएंगे, ठीक है ना। क्या खाएंगे, तो उपभोक्ता में आते हैं पहले प्राथमिक उपभोक्ता। क्या आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, वह जीव जो उत्पादकों को खाते हैं, या यूं कहूं वह जीव जिनका भोजन पेड़ पौधे घास ये सब चीजें होती हैं, उनको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। वह जीव जो हरे पौधों को, झाड़ियों को या घास को खाते हैं, उनको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग बताइए, चरने वाले पशु, चरने वाले पशु कौन भैया, जैसे बकरी, गाय, और क्या हो सकता है, बकरी, गाय, खरगोश, ऊंट, हिरण, टिड्डा, चूहा, ये सब चीजें तो याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल दूं क्या, बकरी, खरगोश, ऊंट, गाय, हिरण, टिड्डा और चूहा। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता वह उपभोक्ता होंगे जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। वो हो सकता है वो जो है घास को भी खा लेते हो, या झाड़ियों को खा लेते हो, या पेड़ जो है ऐसा कुछ हो सकता है, में भी कुछ जानवर मिल सकते हैं। लेकिन खास करके द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी आते हैं। कौन आते हैं, मांसाहारी आते हैं। मांसाहारी का मतलब इसको खाएंगे, ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे। और प्राथमिक उपभोक्ता क्या खाएगा, हरी घास खाएगा। तो द्वितीय उपभोक्ता वह होते हैं जो शाक भक्षी, इनको शाक भक्षी कहेंगे ना। प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी, शाकाहारी या शाक भक्षी कहते हैं। यानी कि द्वितीय उपभोक्ता वह होते हैं जो शाकाहारियों को या प्राथमिक उपभोक्ता को या शाक भक्षियों को खाते हैं। शाक भक्षी या शाकाहारी का मतलब जो शाक खाते हो, हरे पेड़ पौधे खाते हो, झाड़ियां आदि खाते हो, उनको कहते हैं। कई बार मैं उसी बात को रिपीट कर दे रहा हूं इसलिए कि भूले ना, इनको मांसाहारी कहते हैं। अब जैसे देखिए इसमें, जैसे देखिए जो आपका हिरण है वो शाकाहारी है, अब हिरण को भेड़िया ने खा लिया तो भेड़िया क्या है, मांसाहारी है। तो भेड़िया द्वितीय उपभोक्ता हो गया और हिरण प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। जैसे चूहा है, चूहा घास फूस खाता है बेचारा, और चूहे को बिल्ली खा गई, तो बिल्ली क्या हुई, द्वितीय उपभोक्ता हुई, और चूहा आपका प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है एकदम, ठीक है ना। मान लिया कोई शाकाहारी मछली है, उसको मांसाहारी मछली खा गई। मान लिया खरगोश है, उसको कोई और खा गया, खरगोश जैसे मान लिया जाए, और खरगोश को कोई और खा गया, तो खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है और जो उसको खाया वो द्वितीय उपभोक्ता। तो द्वितीय उपभोक्ता मतलब मांसाहारी, और प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब शाकाहारी या शाक भक्षी। आगे चलते हैं। अब तीसरा आई बात तृतीय उपभोक्ता। तो तृतीय उपभोक्ता जो ऐसे जीव होते हैं जो शाकाहारियों को भी खा लेते हैं और मांसाहारी को भी खा लेते हैं। दैट मीन्स जो प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा लिए और द्वितीय उपभोक्ता को भी खा, दोनों को खा लेते हैं, तृतीय कहलाते हैं, जो है उपभोक्ता कहलाते हैं। इनको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं, या यूं कहो कि सर्वभक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वभक्षी। जैसे मनुष्य, मनुष्य है भैया, ये मूली गाजर सरसों खा लेता है, और ये जो है मांस को भी खा लेता है, जो है बकरी भी खा लेगा, कुछ लोग तो खरगोश भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। खाने वाले तो कुछ भी खा लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता है क्या क्या खा लेंगे, जो पाए सब
सांप, गोजर, बिच्छू सब खाने वाले कितने खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। तो तृतीयक उपभोक्ता में आएंगे। सर्वभक्षी, कुछ भी खा लो, सब भक्षण, आ जाओ सबको खा लेना है, ठीक। तो ये पूरा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दी। अब तीसरी बात आती है इसमें उपभोक्ता के बारे में, आप घटक। तो अब घटक में हम लोग दो पार्ट पार्ट कर पढ़ सकते हैं। क्या पहले पढ़ सकते हैं, अब घटक में पहले पढ़ते हैं मृतजीवी। मृतजीवी, इसी को आप लोग मृतोप भी लिख लीजिए, तोप। ये कौन कौन से मृतजीवी, ऐसे कवक बैक्टीरिया या जीव हैं जो मृत शरीर को खाते हैं, उनको सड़ाकर, गलाकर, वियोजित कर कर, तोड़कर उनको खाते हैं, ठीक है ना। जैसे कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम, ये सब क्या में आएंगे, ये सब मृतजीवी में आएंगे, कुकुरमुत्ता हुआ, मशरूम हुआ वगैरह। और एक होता है क्या, एक होता है मृत भक्षी। मृत जीवी को आप कह सकते हैं सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट। और मृत भक्षी को आप कहेंगे क्या, स्कैवेंजर, स्कैवेंजर्स। अब इन दोनों में अंतर होता है। देखिए मृत जीवी जो होते हैं ये चीजों को सड़ा कर, गला कर खाते हैं, और जो मृत भक्षी होते हैं डायरेक्ट नोच नोच खाते हैं। देखो मृत शरीर पड़ा है, अब गिद्ध आएगा, गिद्ध आएगा तो ये नोची नोच तो खाई, तो गिद्ध क्या है, मृत भक्षी है, स्कैवेंजर्स है। लकड़बग्घा हुआ, गिद्ध हुआ, ये सब चीजें। अब मैं आपसे पूछूं कि कुत्ते क्या होंगे, कुत्ते भी तो एक प्रकार का मृत भक्षी ही हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता भी तो मांस को नोच नोच के खा लेता है, मरे हुए जानवरों को खा लेता है, कुत्ता भी इसी में आ जाएगा, मृत भक्षी ही हो जाएगा। अब घटक हो गए क्लियर। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सारे पार्ट को आपने पढ़ लिया। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग अजैविक चीजों को पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, एक प्रश्न यहाँ पर और आता है, वो भी आपसे कई बार पूछा गया है। प्रश्न ये पूछा गया है कि प्रीडेटर्स क्या होते हैं, प्रीडेटर्स, कई बार इनको पूछा गया है। प्रीडेटर्स किसे कहते हैं, डेटर्स। तो वे जीव जो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको प्रीडेटर्स कहते हैं, याद रखिएगा। वे जीव जो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको प्रीडेटर्स कहा जाता है। अब कुछ प्रश्न मैं बोलता रहता हूं, उनको सुनते रहिएगा। प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं, तो प्रकृति का मेहतर किसे कहेंगे, प्रकृति का मेहतर इन्हीं आप घटकों को कहा जाएगा, डीकंपोजर्स जो होते हैं, इन्हीं को प्रकृति का मेहतर कहते हैं, क्योंकि ये साफ सफाई करते हैं। क्लियर। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो है आपसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा कि उपभोक्ताओं के अंदर कौन सा गुण होता है, तो कहोगे परपोषी का गुण होता है। बस इतनी सी जो है बातों को याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण क्लास रही है, हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और यदि मित्र आपको समझ में आया है, प्लीज थोड़ा सा हेल्प करके क्लास को शेयर कर दीजिए अपने किसी एक मित्र के पास, 1 शेयर, ज्यादा नहीं, 1। और अगली क्लास लेकर मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।